इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 2 के कुछ और आगे के टॉपिक्स। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग, साथ में कुछ फीचर्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा या फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखी जिसमें मीनिंग और फीचर समझ जाना, तो वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग और फीचर समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको आगे के टॉपिक्स भी समझ में नहीं आएंगे, राइट। और एक कन्फ्यूजन आप सबको रहती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी है, ठीक है। चैप्टर वाइज देखें तो हमने 7 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं। ये 8th चैप्टर हमारा चल रहा है जो कि यूनिट 2 का ही पार्ट है, राइट। और जो भी आगे ऐसे चैप्टर्स हम करेंगे या फिर जो भी यूनिट वाइज हम करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा। फिलहाल यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 7 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी यूनिट 2 चल रही है और चैप्टर वाइज 8th चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे पहले टॉपिक की, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या मेरिट्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, ठीक है। कितने मार्क्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, राइट। फिलहाल हम बात कर लेते हैं सबसे पहली एडवांटेज की, जो कि है स्टेबिलिटी। जब हमने मीनिंग जाना था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, तो हमने उसमें एक चीज़ जानी थी कि ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जो भी इसका हेड होता है, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो उसके बाद जो मेंबर होता है एल्डर, वो इसको संभालता है, ठीक है। तो इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता चला था, वहीं यहाँ पर स्टेबिलिटी पॉइंट में बताया गया है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फैमिली फॉर्म डज नॉट कम टू एन एंड बाय द डेथ, इंसेनिटी और बैंकरप्सी ऑफ एनी को पार्टनर, ठीक है। तो ये जो इस पूरे बिजनेस का एग्जिस्टेंस रहता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर किसी को पार्टनर की डेथ हो जाती है, फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर किसी हेड की डेथ हो जाती है, हेड तो वैसे एक ही होता है, अगर उसकी डेथ हो भी गई तो अगला जो एल्डर मेंबर होगा वो इसको संभालेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इसकी एक एडवांटेज बन जाती है कि किसी को कुछ होने से इस बिजनेस को फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसकी डेथ हो जाए, चाहे उनके साथ कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए, ठीक है, बैंकरप्सी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिजनेस वहीं पर वो चलता रहेगा। आगे जो भी एल्डर मेंबर होगा वो उसको चलाएगा, और बंद अगर इसको करना होगा तो वो सब लोगों की सहमति से ही होगा, ठीक है। अगला एक हमारा एडवांटेज बनता है लाइबिलिटी, राइट। तो लाइबिलिटी कैसी होती है? एक्सेप्ट द कर्ता ऑल अदर मेंबर्स लाइबिलिटीज आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो कर्ता यानी कि जो हेड मेंबर है उसको छोड़कर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज जो है वो लिमिटेड होती हैं। कितनी लिमिटेड होती है? जितना उनका शेयर होता है उस पर्टिकुलर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, ठीक है। जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी थी उसमें पहले से सब चीज़ें वो लिखी होंगी कि इस बंदे का इतना शेयर है, इस पर्टिकुलर पर्सन का इतना शेयर है, तो उस शेयर के जितने ही उनके पास लाइबिलिटी होती है उस बिजनेस की, और जो करता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये भी हमने पीछे बात जान ली थी, राइट। तो ये भी इसका एक एडवांटेज बन जाता है कि कर्ता को छोड़कर बाकी सब लोगों की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वो अगर उसमें लॉस होता भी है बिजनेस में तो वो सिर्फ उतने के लिए ही लाइबल होंगे जितना उनका शेयर होगा उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, राइट। आगे बढ़ते हैं थर्ड एडवांटेज की तरफ, जो कि है सीक्रेसी, ठीक है। द सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस आर नोन टू द कर्ता ओनली। जितने भी बिजनेस के सीक्रेट्स होंगे वो सिर्फ कर्ता तक ही सीमित रहते हैं, कर्ता को ही पता होता है। कर्ता कौन? जो कि हेड है बिजनेस का। देयर इज देयरफॉर नो डेंजर ऑफ द ट्रेड सीक्रेट्स बीइंग डिस्क्लोज्ड टू आउटसाइडर्स। तो इसी वजह से ये डर उनका खत्म हो जाता है कि जो भी बिजनेस के सीक्रेट्स हैं वो बाहर तक पहुंचेंगे, किसी को पता लगेंगे, तो वो एक डर यहाँ पर खत्म रहता है, क्योंकि जो सारे सीक्रेट्स हैं बिजनेस के वो सिर्फ हेड तक ही रहते हैं, कर्ता तक ही रहते हैं, वो बाहर जाने का उनका कोई डर नहीं है। अब ऐसा बहुत सारे बिजनेस में होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बिजनेस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होती हैं, जो को पार्टनर्स हैं उनको पता होती हैं, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप की हम बात करें तो उसमें जितने भी 4, 5, 6, 7 जितने भी पार्टनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है, मतलब सीक्रेट्स उनको पता होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर उनके बीच में कुछ भी ऐसा क्लैशेस हो जाए, कुछ लड़ाई हो जाए, छोटी मोटी नोक झोंक हो जाए, तो वहाँ डर रहता है कि जो भी बिजनेस के सीक्रेट्स हैं कहीं वो ऐसे बाहर किसी को बता ना दें, ठीक, किसी के साथ शेयर ना कर दें, राइट। लेकिन यहाँ पर जो सीक्रेट्स है वो सारे सिर्फ हेड तक ही सीमित है, जो करता है उसी को पता है, तो वो वहाँ पर ऐसा कोई भी इनको डर नहीं रहेगा, ठीक है। फोर्थ एडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ईज ऑफ फॉर्मेशन। जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, हमने पढ़ा कि इसको बनाने के लिए किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसको बंद करने के लिए किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है, बस सबकी सहमति ज़रूरी है। तो इसको बनाना ईजी है,
राइट। यही हमारा एडवांटेज है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैन बी स्टार्टेड इजीली एंड डिसॉल्व्ड इजीली एंड क्विकली। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंप्लाइड विथ, क्योंकि अब ये फैमिली बिजनेस है, फैमिली से ही शुरू हुआ है और फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वही सारे मिलकर इसको बंद भी कर सकते हैं। उसको कोई भी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है कि भैया इधर भागो उधर भागो, ये डॉक्यूमेंट लाओ वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, उनको कुछ नहीं करना। अगर उन्होंने सोचा है कि भाई चलाना हमें शुरू करना है बिजनेस तो वो शुरू कर सकते हैं मिलकर, और उन्होंने अगर बंद करने की सोची है तो वो सहमति से सबकी बंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ एडवांटेज बन जाता है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन, ईजिली ये फॉर्मेट इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। आगे एक लास्ट एडवांटेज है म्यूचुअल कॉपरेशन। ठीक है, म्यूचुअल कॉपरेशन का मतलब है कि सब लोग साथ मिलकर कॉपरेट करते हैं, साथ मिलकर इसको बिजनेस को चलाते हैं और जो भी इसकी आगे ग्रोथ होती है वो साथ में उनके चलती है। आगे एक लास्ट एडवांटेज है म्यूचुअल कॉपरेशन। म्यूचुअल कॉपरेशन यानी कि सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, और उससे उनको बेनिफिट भी मिलता है। बेनिफिट क्या? प्रॉफिट। ठीक है, पैसा। दे लर्न सेल्फ डिसिप्लिन, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस एंड अदर फाइनर वैल्यूज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वो साथ में मिलकर काम करते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है, पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, और जो भी सर्विस जो उनका मोटिव होता है वो पब्लिक को देते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं वो पब्लिक को देते हैं। दे लर्न सेल्फ डिसिप्लिन, इससे उनके सेल्फ डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। सेंस ऑफ सेक्रीफाइस उनके मन में आता है, और भी कई सारी ऐसी मॉरल वैल्यूज़ हैं जो वो अपनी लाइफ में सीखते हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस से। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस रहे हमारे, स्टेबिलिटी, लाइबिलिटी, सीक्रेसी, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड म्यूचुअल कॉपरेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसके नुकसान होते हैं। अब जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, तो बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये आपसे पूछ सकते हैं डिसएडवांटेजेस की जगह डीमेरिट्स बोलकर। ठीक है, डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो बात एक ही है। सबसे पहली जो हमारी डिसएडवांटेज है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की वो है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब इन्होंने लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है कि जो बिजनेस का हेड है वो एक पर्सन है, कर्ता। ठीक है, अब एक बिजनेस के अंदर कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कितने सारे फंक्शंस होते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अकेला इंसान सारी चीज़ें संभाल लेगा? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 3-4 चीज़ें वो देख ले, 2-3 फंक्शन वो देख ले, लेकिन जितने भी फंक्शंस हैं क्या सारे वो अकेले मैनेज कर सकता है? नहीं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मैनेजरियल एबिलिटी रहती है उस बिजनेस में वो लिमिटेड रहती है। ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं इसको। The Karta alone has to manage the business. He cannot be equally competent in all areas of business. There is a lack of specialization. तो कर्ता जो है वो जो हेड है उसे पूरा बिजनेस संभालना है। ठीक है, और वो इक्वली हर एक एरिया में उस बिजनेस के कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल स्पेशलाइजेशन के साथ हर एक एक्टिविटी को कर दे, हर एक फंक्शन को कर दे। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ऐसे कुछ लोग हो भी, ऐसे बहुत सारे हेड हो सकते हैं जो बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लें, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कमी रह जाती है उनके मैनेजरियल एबिलिटी में, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उनसे गलती भी हो जाती है। ठीक है, तो एक लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी वहाँ पर रहती है। एक नंबर 1 डिसएडवांटेज ही हमारी हो जाएगी। सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो हैस्टी डिसीजंस। ठीक है, डिसीजंस टेकन बाय द कर्ता में समटाइम्स बी हैस्टी एंड अनबैलेंस। तो जो डिसीजंस जो हेड लेता है, करता रहता है, वो कई बार ऐसे हो जाते हैं यार वो काम नहीं कर पाते, जैसा सोचा होता है वैसा वो काम नहीं कर पाता। दिस इज बिकॉज ही इज ओवर बर्डन विद वर्क। ऐसा इसलिए होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके पास बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो ओवर बर्डन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पहले पॉइंट में जाना कि कई सारी एक्टिविटीज़ देखनी है उसको, कई सारे फंक्शंस देखने हैं और अकेले ही उसको वो सब चीज़ें करनी है। ठीक है, तो जब वो ओवर बर्डन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उससे गलती होगी, जैसा उसने सोचा होगा वैसा वो कर नहीं पाएगा, जो उसके गोल्स रहे होंगे वो उस पर्टिकुलर टाइम पर अचीव नहीं कर पाएगा। राइट, फिर मेंटली भी उसको प्रॉब्लम होगी। राइट, तो इससे कहीं ना कहीं पूरे बिजनेस पर ही फर्क पड़ता है। राइट, आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट मैच्ड विद रिवॉर्ड्स। अब होता क्या है कि बिजनेस में जब भी हम, अब सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल लाइफ में भी हमारी, हम इसको रिलेट कर सकते हैं, जितनी हम मेहनत करें उतना अगर हमको फल ना मिले तो फिर हमें बुरा लगता है ना, सिंपल सी बात है। अब वही इस बिजनेस में भी होता है। वो जो हेड है बिजनेस का, जो हेड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, जो करता है, अब वो सारी एक्टिविटीज़ अकेले देख रहा है, सारी फंक्शंस वो अकेले देख रहा है, बिजनेस का हेड है तो सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर है। जितनी मेहनत वो करता है उतना उसको बदले में रिवॉर्ड नहीं मिल पाता, है ना। पढ़ते हैं, द कर्ता मैनेजेस द बिजनेस सिंगल हैंडेड एंड ही अलोन बियर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो वही चीज़ आ गई कि यहाँ पर जो करता है वो पूरा बिजनेस सिंगल हैंडेड मैनेज कर रहा है ना, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। बाकी के जो को पार्टनर्स हैं, जितने भी उस कर्ता को छोड़कर लोग हैं उस बिजनेस फैमिली बिजनेस में, उन सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी, हमने अभी एडवांटेजेस में जान लिया, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन इस बेचारे इंसान की
ये जो हमारा हेड है इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर बिजनेस में कुछ भी लॉस होता है तो इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी वो लॉस चुकाना पड़ेगा, अपनी खुद की जेब से वो पैसा देकर इसको वो लॉस चुकाना पड़ेगा, है ना। बट हिज शेयर इन द बिजनेस इज इक्वल टू दैट ऑफ एनी अदर मेंबर। और सबसे बुरी चीज़ ये कि इस पर्सन के पास भी उतना ही शेयर है बिजनेस का जितना बाकी सब लोगों के पास, है ना। जितना शेयर बाकी सब लोगों के पास है इसके पास भी उतना ही शेयर है, इसको कुछ अलग से ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना। जो बाकी के लोग हैं उनको सिर्फ उतना ही लाइबल होना है जितना उनका शेयर है, इसके पास भी उतना ही शेयर है लेकिन इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना। तो अगर लॉस हुआ तो इसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ही रिसीव्स नो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड फॉर द एक्स्ट्रा वर्क ही हैज़ टू डू। तो इसको कोई भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलता जो भी ये काम कर रहा है, सिंगल हैंडेडली पूरे बिजनेस को संभाल रहा है, बल्कि और ज़्यादा इसको ऐसा फील होता है, कह सकते हैं लो फील होता है ना। ओवर बर्डनड है, ऐसे डिसीजन वहाँ पर हो रहे हैं, मैनेजरियल एबिलिटीज़ उसकी थोड़ी लिमिटेड रहती हैं, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हमारे रहते हैं, ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेज की बात करते हैं, सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब कुछ कन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी वहाँ पर हो सकते हैं, कुछ छोटी मोटी नोक जोक लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। एक्सक्लूसिव कंट्रोल बाय द कर्ता ऑफन क्रिएट्स लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द पार्ट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जब एक पर्सन मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, उसको हेस्टी डिसीजंस के साथ उसको प्रॉब्लम हो रही है ना, कई बार उसके जो डिसीजन है वो काम नहीं कर रहे, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी की वजह से उसको बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि यार मैं अकेला सब चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मुझे वो फ़ायदे नहीं मिल रहे, बाकी के जो सारे लोग हैं इस फैमिली बिजनेस के उनको कितना आराम है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी है, ज़्यादा उनको कुछ करना नहीं पड़ता, डिसीजन उनको नहीं लेने पड़ते, काम उतना उनको नहीं करना पड़ता, सारी चीज़ें मुझ अकेले पर आ गई हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स उनके बीच में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की हम यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं, है ना। सस्पिशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स में अराइज बिकॉज द कर्ता लोन नोज द ट्रेड सीक्रेट्स। और उस कर्ता जो मेंबर है, जो हेड है, उसी को सारे सीक्रेट्स भी पता है बिजनेस के, तो कई बार कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो जाते हैं हेड के जो बाकी फैमिली बिजनेस के लोग हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है, स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आगे एक लास्ट डिसएडवांटेज है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, स्कोप फॉर मिसयूज। अब देखो ये जब सब चीज़ें ऊपर हुई हैं, इनसे जो इंसान है ऑब्वियसली बहुत भर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर स्कोप ये भी है कि वो मिसयूज़ कर सकता है अपने खुद के फ़ायदे के लिए, जो भी उसको सीक्रेट्स पता है अपने बिजनेस के, जो भी उसको चीज़ें पता है, सब चीज़ें स्ट्रैटेजीज उसको पता है क्या क्या उसको बिजनेस में करनी है, तो वो कहीं ना कहीं एक लालच वाली भावना उसके अंदर आ सकती है, ठीक है। डिस्प्यूट्स तो उसके हो ही गए हैं अगर बाकी के मेंबर्स के साथ। पढ़ते हैं इसको, बीइंग द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली द कर्ता हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑन द फैमिली बिजनेस, ही मे मिसयूज हिज अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेंस। अब क्योंकि ये जो कर्ता है ये सीनियर मोस्ट मेंबर होता है फैमिली का, ठीक है, सबसे बड़ा मेंबर हो गया ये फैमिली का। द कर्ता हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑन द फैमिली बिजनेस, उसका ऑब्वियस ही बात है पूरे जो फैमिली बिजनेस उस पर पूरा कंट्रोल रहता है। ही मे मिसयूज हिज, पढ़ते हैं इसको, बीइंग द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अब क्योंकि जो हेड है वो सीनियर मोस्ट मेंबर कहलाया जाता है फैमिली का, सबसे बड़ा मेंबर है वो फैमिली का। द कर्ता हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑन द फैमिली बिजनेस, ऑब्वियस ही बात है जो हेड है जो करता है उसका कंप्लीट कंट्रोल रहता है फैमिली बिजनेस पर। तो ही में मिसयूज हिज अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन्स, अपने खुद के फायदे के लिए वो कुछ मिसयूज भी कर सकता है अपनी अथॉरिटी का, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब होता है हम किसी से कहें तो वो हमारा काम कर दें, ठीक है। अथॉरिटी मीन्स कि हम किसी से अगर कुछ कह रहे हैं मतलब उस किसी और से हम अपना कुछ काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो अथॉरिटी है क्योंकि वो बड़ा है और वो उस बिजनेस का हेड है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, सारा कंट्रोल है बिजनेस का, तो वो अपने जितने भी मेंबर्स होंगे बिजनेस के उनसे वो कुछ भी काम करवा सकता है। तो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल वो करके अपने खुद के फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, जो कि है स्कोप फॉर मिसयूज, राइट। तो ये हो गए डिसएडवांटेजेस, हमने एडवांटेजेस भी इसके जान लिए। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा। तो अगर आपसे 2 से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेंगे तो सिर्फ डेफिनेशन पूछ लेंगे कि आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को डिफाइन कर दो, एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, है ना। तो वो 2 से 3 मार्क्स में हो गया। 5 मार्क्स में अगर आपको क्वेश्चन देंगे तो आपको फीचर्स और मीनिंग बताने पड़ेंगे कि मीनिंग क्या है और फीचर्स क्या है। 5 से ऊपर अगर ये मार्क्स में जाता है, लॉन्ग में जाता है या फिर शॉर्ट में 7 मार्क्स में पूछते हैं तो फ़ायदे नुकसान और मीनिंग। 10 से ज़्यादा मार्क्स में वैसे नहीं पूछते हैं तो आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन मिलेगा जिसमें मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितना ज़्यादा कंटेंट आप दोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जो भी आगे टॉपिक्स होंगे वो हम आगे जो भी वीडियो आएगी उसमें कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।